हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस पाठ योजना वाले वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपकी जो दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है। जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक तो वो आपको क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़, तो उसी प्रकार को आपको लिख देना। उसके पश्चात छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपका नाम है तो आप नाम लिख दीजिए। उसके पश्चात आती है आपकी जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो उस कक्षा का नाम लिख दीजिए। जैसे कक्षा 6 की आज अपन पाठ्य योजना बनाएंगे तो कक्षा 6, और विषय आज का अपना वो है सामाजिक विज्ञान। उसके पश्चात में जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर क्योंकि अपन पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं तो ये हो गया आपका प्रकरण। उसके पश्चात में आप जिस दिनांक को पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो वो दिनांक लगा दीजिए, और जिस कालांश में आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो कालांश लगा दीजिए। उसके पश्चात में आती है आपकी समयावधि, तो समयावधि हो जाएगी आपकी 30 मिनट। तो इस प्रकार से आपको सारी खानापूर्ति कर लेनी है। इसके पश्चात में जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो है शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण उद्देश्य। और शिक्षण उद्देश्य लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ शिक्षण उद्देश्य होते क्या है। तो शिक्षण उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि आप बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है आप बच्चे को जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं उससे बच्चे में क्या परिवर्तन होगा, वो पाठ पढ़ाने से बच्चे में क्या परिवर्तन होगा या परिवर्तन आप लाना चाह रहे हैं, तो हो जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम हो जाएगा विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य, और तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला शिक्षण उद्देश्य वो है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक ज्ञान बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो है छात्र राष्ट्रीय प्रतीक का प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद आता है अवबोध। अवबोध में आप लिखेंगे छात्र राष्ट्रीय प्रतीक की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र राष्ट्रीय प्रतीक को समझ सकेंगे। इसके पश्चात आता है थर्ड आता है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे छात्र राष्ट्रीय प्रतीक से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे या दैनिक जीवन के अंदर उच्च अध्ययन में भी कर सकेंगे। इसके पश्चात आता है चौथा कौशल। तो कौशल में आप लिखिए छात्र राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित चार्ट व मॉडल का निर्माण कर सकेंगे या जो भी है तो कौशल अपना सकेंगे। उसके बाद है पाँचवा छात्र राष्ट्रीय प्रतीक पर विचार विमर्श कर सकेंगे। छठवां आता है छात्र राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इस प्रकार से आपके जो शिक्षण के उद्देश्य है वो कंप्लीट होते हैं। यहीं पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य ये है कि जो छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक को बच्चों को शिक्षण कराते वक्त जो जो सामग्री उनके सहायता करती है शिक्षण में, तो वो सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, श्याम पट हो गया, संकेतक इत्यादि जितने भी सामग्री है वो शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख दीजिए। इसके पश्चात आती है आपकी पूर्व ज्ञान। हेडिंग डाल दीजिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो ये पूर्व ज्ञान में आपकी ये वाली चीज़। इसके पश्चात जो आप हेडिंग डालेंगे वो है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और छात्रों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से कम 4 प्रश्न वो अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आपको कम से कम 4 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न में पूछने हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा और आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी निकल के आएगी। कहने का मतलब है जितना प्रभावपूर्ण आपका प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो जिस प्रकार से शरीर का जो मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है उसी तरह पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो जैसे इसके अंदर 3 कॉलम बना लीजिए। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्ययन क्रिया, तीसरा है छात्र कथन। इसमें पहला प्रश्न छात्र अध्ययन पूछा हम किस देश में रहते हैं, बच्चे उत्तर देंगे भारत देश में। भारत देश के राष्ट्रीय पर्व कब मनाए जाते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे 15 अगस्त एवं 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या फहराते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। चौथा प्रश्न राष्ट्रीय ध्वज क्यों होता क्या होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे राष्ट्रीय प्रतीक होता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्या बन जाएगी। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो छात्र अध्यापिका द्वारा इस समस्या का समाधान करने के का भी एक प्रकार से उद्देश्य बन गया है।
तो अब नेक्स्ट हेडिंग हो गया आपकी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे या संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपका प्रस्तुतिकरण। तो अगले पेज पर हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के पश्चात में आपको इसके अंदर 5 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया या कथन का, तीसरा कॉलम बनेगा छात्र कथन का, और चौथा कॉलम बन जाएगा आपकी विधि, और पांचवा कॉलम बन जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो इस प्रकार से आपको ये 5 कॉलम बनाने हैं। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, उस शिक्षण बिंदु के अंदर जो आपका पहला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा राष्ट्रीय ध्वज। तो इसके अंदर राष्ट्रीय ध्वज शिक्षण बिंदु डाल के छात्र अध्यापक कथन में लिखिएगा आप इसका प्रस्तुतिकरण। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, क्रमशः केसरिया एवं हरा, इसलिए तिरंगा भी कहते हैं। प्रत्येक रंग का अपना एक महत्व एवं संदेश होता है। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे इसके अंदर। और जो छात्र कथन है उस छात्र कथन में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि कौन सी चल रही है आपकी, व्याख्या विधि। तो ये जो प्रस्तुतिकरण है उसको प्रस्तुतिकरण को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे हम। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तिरंगा भी कहते हैं। और जो प्रत्येक रंग है उसका एक महत्व एवं प्रत्येक का एक संदेश होता है, तो उसको लिखेंगे आगे। जैसे केसरिया है तो केसरिया किसका संदेश देता है, बलिदान का संदेश तो देता है। जो सफ़ेद रंग है वो किसका संदेश देता है, शांति का संदेश देता है। एवं जो हरा है वो किसका संदेश देता है, हरियाली का प्रतीक का संदेश देता है। एवं ध्वज के बीच में एक चक्र उन्नति का प्रतीक है। इस चक्र में कितनी तीलियाँ होती है, 24 तीलियाँ होती है। एवं ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। तो इस प्रकार से आप छात्र अध्यापक ने प्रस्तुतिकरण दे दिया, और जो बाकी आपको विद्यार्थी कथन में उसमें आप लिख के लीजिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी, व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य, उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको जो मैंने प्रस्तुतिकरण दिया है उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु उसको श्यामपट्ट कार्य में आप ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिएगा और चार्ट बनाए। जो बहुत प्रश्न है वो बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाता है कि बच्चे का ध्यान उधर उधर भटके नहीं, पाठ में उसका ध्यान केंद्रित रहे। तो छात्र अध्यापक द्वारा ये बहुत प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। इसके पश्चात में आपका जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको फिर से ये 5 कॉलम बना लेने। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम बनेगा छात्र क्रिया, चौथा विधि, और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य का। इस तरह से आपको ये कॉलम बनाने के पश्चात में जो द्वितीय शिक्षण बिंदु वो है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान को आप लिखेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण लिखिए आप। भारत का राष्ट्रगान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन है। यह राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। इसे राष्ट्रगान के रूप में संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को मिली। यह राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। विद्यार्थी क्रम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसे गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहकर गाया जाता है। इसके पश्चात इसके बहुत प्रश्न हैं, तो बहुत प्रश्न आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक पूछे जाते हैं और किस लिए पूछे जाते हैं बहुत प्रश्न, तो ये बहुत प्रश्न लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग डाल लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा क्यों पूछे जाते हैं या क्यों बनाए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पढ़ा या जो चीज़ बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों ने किस हद तक सीखी है, उस स्तर को जांचने के लिए कि कहाँ तक सीखी, इस स्तर को जांचने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं, अवसद वाले, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, दिक्स्थान वाले, सत्य वाले, विलोम चिन्ह वाले, किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सब मैंने बनाए हैं। राष्ट्रगान गाया जाता है 10 सेकंड से 52 सेकंड में से जो भी प्रश्न सही है उसको टिक लगा देंगे। पाकिस्तान वाला है, ध्वज में जो चक्र है उसमें किर्गिस्तान तीलियाँ होती है, तो उसमें जितने भी है तो बच्चे उसको लिख देंगे। उसके पश्चात में ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। सत्य है अथवा असत्य, इसको सही कर देंगे बच्चे। चौथा है राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, तो बच्चे इसमें जो भी है तो उसको लिख देंगे। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है गृह कार्य। तो गृह कार्य हेडिंग डाल लीजिए और बच्चों को आप गृह कार्य इस प्रकार से दीजिएगा जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस घटना के स्तर के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मित्रों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।